पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो अपनी सरलता व सहजता के लिए विश्वविख्यात है। ये इतने सरल थे कि प्रधानमंत्री पद में रहते हुए भी अपने बच्चे की मार्कशीट लेने चले जाते थे, और कई बार तो ये जूस पीने भी खुद चले जाते थे। नैतिकता की अगर इनकी बात की जाए तो इनके इतने ऊंचे आदर्श थे कि आजकल आप कहीं देखने को नहीं पाओगे। एक बार इनके बच्चे का प्रमोशन हो गया केवल इस कारण से कि ये प्रधानमंत्री जी का बेटा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पीएमओ ऑफिस से फोन करवाया कि तुरंत इसको डिमोट करो और इसकी सैलरी कम करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे पद का कोई भी ये गलत फायदा उठाए। अपने बच्चों को इन्होंने साफ निर्देश रखा था कि मेरे नाम का कभी भी गलत प्रयोग मत करना। ऐसा था इनका चरित्र। यहां एक और ये अपनी सरलता व सहजता के लिए फेमस थे, वहीं दूसरी तरफ अपने मजबूत इरादों के लिए। जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो रहा था तो यूएसए ने भारत पे दबाव डाला। जॉनसन ने इन्हें कहा, धमकी दी, पर ये बिल्कुल भी नहीं हिले। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि यूएसएसआर ने भी दबाव डाला, पर इन पे कोई असर नहीं पड़ा। अयूब खान जो कहता था कि ये 5 फीट 2 इंच का इंसान है, इससे क्या बात की जाए, वहीं अयूब खान का जो लास्ट वक्तव्य था वो ये था कि ये शख्स अर्थात शास्त्री जी ही केवल भारत और पाकिस्तान की दोस्ती करा सकते थे। वो भी मान गया कि ये 5 फीट 2 इंच का इंसान देखन में छोटे लगे, गांव घरे गंभीर वाली शख्सियत है। पर आज की युवा पीढ़ी जब लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करती है या भविष्य में याद करेगी तो इन सब बातों के लिए नहीं, वो एक सवाल में आके चुप हो जाएगी, और वो सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। क्या इनकी हत्या हुई या ये प्राकृतिक मौत के शिकार हुए। ये सवाल, एक देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं और वहां उनकी हत्या या मौत हो जाती है और उसका समाधान या उस पर आज तक कोई वक्तव्य नहीं आता जो तार्किक प्रतीत हो, ये एक बहुत ही दुखद बात है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह सवाल हमेशा एक काला धब्बा रहेगा कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। आइए हम इस घटनाक्रम को देखते हैं और समझते हैं कि इनकी मौत को लेकर कैसे कैसे रहस्य, कैसे कैसे तर्क या क्या क्या बातें हैं, और कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको जैसा पता 1965 में युद्ध हुआ और युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री जी की या भारत की जीत हो रही थी और पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया। और जब पाकिस्तान रोता है तो कहाँ जाता है, अपने पिताजी के पास, वो है यूएसए, वहाँ गया। यूएसए कहा कि बचा लो हमें। यूएसए ने दबाव डाला, असर नहीं पड़ा। शास्त्री जी का आप किरदार तो जानते ही कितना मजबूत था। फिर यूएसएसआर का भी दबाव पड़ा, क्योंकि शास्त्री जी का जो मित्रता का स्वभाव था वो अच्छा था और यूएसएसआर के जो हेड थे वो शास्त्री जी से थोड़ी नजदीक थे। इस कारण शास्त्री जी ने उनकी बात को मान लिया और ताशकंद समझौते के लिए तैयार हो गए। ताशकंद गए, वहां पर 10 जनवरी 1966 को समझौता होता है, आप देख रहे होंगे। और इस समझौते में कई तरह की बातें मान ली जाती हैं, परंतु इसी रात को शास्त्री जी की मौत हो जाती है। सवाल है कि यह मौत कैसे होती है। कहा जाता है कि यह मर्डर भी है, अर्थात हत्या की गई है, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि यह नेचुरल डेथ है। हम इन्हीं दो सवालों के मध्य एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या है इसका जवाब। देखिए, जो भारत में ऑफिशियल एक्सेप्ट किया गया है वो ये है कि इनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है। और हार्ट अटैक के पीछे कारण दिया जाता है कि चूंकि ताशकंद जो समझौता हुआ था वो बड़ा खुशी का मौका था और शास्त्री जी को बहुत खुशी हुई, इस कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी ताशकंद समझौते से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ एरिया पाकिस्तान को दिया था और उससे इनको बहुत तनाव महसूस हो रहा था, इस कारण तनाव में हार्ट अटैक आ गया। ये अभी मैंने केवल एक पक्ष समझाया, और इस पक्ष का अगर मूल्यांकन किया जाए तो ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता कि शास्त्री जी का इतना कमजोर चरित्र रहा होगा कि इतनी छोटी बातों से हार्ट अटैक आ जाए। और देखिए, ये रही मेडिकल लाइन की बात, अभी हम उतना नहीं कह सकते, लेकिन जब आगे अभी देखेंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई कि सरकार ने तो कहा कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई, पर वो कुछ सही नहीं लगा।
क्योंकि इसके पीछे कोई इनके पास तर्क नहीं थे सरकार के पास। फिर आगे कई लोगों ने शंका की कि शास्त्री जी की मौत नहीं हुई, इनका मर्डर किया गया, अर्थात इनकी हत्या की गई है, और बहुत सारे उसके पीछे तर्क हैं। तो हम देखते हैं कि तर्क क्या है। देखिए, सबसे पहला जो तर्क है कि हार्ट अटैक में जब कोई आदमी खत्म होता है तो उसका शरीर लाल और नीला नहीं होता और शरीर में कहीं जख्म नहीं होते। पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जब आप बॉडी देखोगे तो आप देखोगे उनका पूरा चेहरा लाल था, उनके गर्दन के पीछे एक निशान था जिससे खून बह रहा था, और उनके पेट में भी कुछ निशान थे। ये जो बातें हैं ये शंका को बढ़ा देती हैं कि ये हार्ट अटैक तो नहीं है, उससे ज्यादा ही कुछ और है। और जिस तरह से शरीर का इनका रंग बदला उससे साफ साफ पता चलता है कि ये जहर दिया गया है। और देखिए, रूस से जब भारत आए तो ज्यादा समय नहीं हुआ था, 6-7 घंटे का समय, और उतने में रंग बदल जाना बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता। और जबकि ताशकंद में ठंडी कितनी पड़ती है ये आप जानते ही हो। तो ये सब बातें जो हैं ये बताती हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कोई एक सामान्य घटना नहीं, एक बहुत ही कोई साजिश है, उसको हमको देखना होगा। ये बात तो पता चल गई कि ये पॉइजनस डेथ है, अर्थात जहर देके मारा गया है। पर अब सवाल उठता है कि ये जहर किसने दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसमें 3 लोगों का नाम आता है। पहली बार कहा जाता है कि ये जहर यूएसएसआर या रूस की जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है केजीबी, उसके द्वारा यह हत्या की गई है। केजीबी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देके मारा है। अब इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये कहा जाता है कि यूएसएसआर पहली बार कोई अंपायर की भूमिका निभा रहा था। अंपायर मतलब 2 लोगों के मध्य समझौता करा रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यूएसएसआर पहली बार चौधरी बन रहा था और 2 देशों के बीच समझौता करा रहा था। और कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी इस समझौते को मानने में तैयार नहीं थे। इसलिए रूस को यह लगा कि यदि यह समझौता फेल हो गया तो पूरे विश्व में हमारी थू-थू होगी, और इसलिए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देके मार दिया। और यह सोचा कि ये जैसे ही मर जाएंगे तो भारत पूरा एक भावुक देश है, भावनाओं में बह जाएगा और कोई शंका करेगा नहीं और हमारी इज्जत बची रह जाएगी। ये बात कही जाती है, ये एक अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमान को लगाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है दया भाई पटेल जी की। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये दया भाई पटेल जी कौन है? तो ये सरदार पटेल जी के पुत्र हैं। क्योंकि सरदार पटेल जी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, इन्होंने कहा था अपने बेटे से कभी भी मेरे नाम का गलत प्रयोग मत करना। इसीलिए दया भाई पटेल जी कभी भी सरदार पटेल जी के नाम से अपने वर्चस्व को नहीं बताया, उनका अपना वर्चस्व है, अपना व्यक्तित्व है। और ये आप देख सकते हो भारतीय लोकतंत्र में या हमारे नेताओं का कितना महान चरित्र होता था। चलिए टॉपिक से हम इधर नहीं जाएंगे, टॉपिक में फिर आते हैं कि दया भाई पटेल ने कहा कि यह सब रशियन एजेंसी का खेल है और उन्हीं ने इनको खत्म किया है। पर इसके पीछे कुछ और भी तर्क हैं जिनको हम देखते हैं, जिससे यह बात साबित हो जा रही है कि केजीबी का इसमें रोल ज्यादा नहीं है। वो ये है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है तो रूस खुद कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम कराया जाए। आखिर कैसे कोई देश जिसने खुद हत्या की हो वो पोस्टमार्टम कराने देगा? तो कहीं ना कहीं इसमें रसिया का जो रोल है वो नहीं दिख रहा। फिर दूसरी तरफ रूस ने लगातार एक इंक्वायरी की और रात ही को कुछ लोगों को पकड़ा, पूछताछ की, और ये सब बाद में पेपरों में देखने को मिला। तो ये सबसे ये पता चलता है कि रूस ने ये हत्या नहीं कराई। अगर रूस ने हत्या कराई होती तो वो क्यों फिर उन 4-5 लोगों को पकड़ता जो उस समय वहां थे। अब जिनका नाम था वो अभी धीरे धीरे आएगा, मैं आगे बताऊंगा। इस तरह से ये लगा कि इसमें रसिया का रोल नहीं है। फिर सवाल है कि अब किसका रोल है? तो देखिए, जो दूसरी थ्योरी है वो थ्योरी है इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, अर्थात भारत की राजनीति का कोई षड्यंत्र है ये। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मौत है वो हत्या के तौर पे तो देखी जा रही है, लेकिन उसका कारण देखा जा रहा है भारत की राजनीति को। अब सवाल है कि ये किसके हाथ है, ये अनुमान लगाना है। और ये कौन है, अर्थात कौन भारत से ये सब काम करा रहा था और रूस में कौन कर रहा था, ये देखना है।
और इसके पीछे तमाम तरह के ऐसी बातें या तर्क हैं जो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्पिरेसी को दिखाती हैं। जैसे पहली चीज कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत में आए तो उनके चेहरे में तुरंत चंदन क्यों लगा दिया गया, और क्यों चंदन और फूलों से ढक दिया गया, अर्थात क्यों वास्तविकता से छुपाया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्यों नहीं भारत की सरकार ने इस पे इंक्वायरी बैठाई। आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसके पीछे कोई भी जांच नहीं होती, यह बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करती है। आपने देखा। तीसरी बात, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है तो उनके परिवार वालों को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जाता, अर्थात क्यों उनके बच्चों को दूर रखा जाता है पार्थिव शरीर से, यह भी एक सवाल है। फिर आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बावर्ची था उस समय, जो उनके साथ में था, वो एक रामनाथ का नाम का आदमी था जो उनके साथ हमेशा रहता था और जो उनके लिए खाना पीना बनाता था। लेकिन जिस दिन इनकी मौत होती है उस दिन रामनाथ ने खाना नहीं बनाया होता, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी रात को रोज दूध पीते थे और वो दूध रामनाथ लाता था। लेकिन जिस दिन इनकी मौत हुई वो दूध रामनाथ नहीं लाया, वो लाया मोहम्मद जान। आखिर ये कौन शख्स था? इस शख्स के बारे में भी कई तरह के सवाल होते हैं। और जो ये शख्स मोहम्मद जान था, ये टीएन कौल का बावर्ची था। और टीएन कौल कौन थे? टीएन कौल रूस में उस समय भारत के राजदूत थे। अब आपको समझ में आ रही बात? टीएन कौल पे भी सवाल उठते हैं कि क्यों टीएन कौल का बावर्ची ने यह सब काम किया और कहां गया रामनाथ। फिर सवाल आता है कि टीएन कौल को 1 महीने के बाद राजदूत से क्यों सीधे विदेश सचिव बना दिया जाता है, यह भी सवाल है। फिर एक सवाल उठता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेड बॉडी आती है उस समय इंदिरा गांधी का चेहरा आपको हंसते हुए दिखेगा। इंदिरा गांधी जी जब उनकी बॉडी को एक्सेप्ट कर रही होती हैं तो उस समय इंदिरा गांधी जी हंस रही होती हैं, वहीं जो रूस के लोग आए होते हैं उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ होता है। तो यह भी सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी क्यों हंस रही। और कहा तो यह भी जाता है कि इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में राजनीतिक मनमुटाव था। यह जग जाहिर है, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी क्यों प्रधानमंत्री बन गए, बनना तो हमें चाहिए था। ये सब बातें। फिर और भी सवाल ये उठता है कि आज तक कोई वक्तव्य किसी ने क्यों नहीं दिया। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ कई लोग थे, उनका डॉक्टर थे जिसे डॉक्टर चुग कहते हैं, रामनाथ थे, कहां गए ये सब? इन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? फिर आप देखिए कि जो डॉक्टर चुग थे और जो रामनाथ था, इन दोनों की मौत हो जाती है, वो भी एक्सीडेंट से। जो डॉक्टर चुग थे उनकी तो मौत बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे की गई है, क्योंकि एक ट्रक आता है, पहले कार में धक्का देता है, फिर पीछे जाके फिर वो डॉक्टर को मारता है और डॉक्टर की इस तरह पूरे परिवार को खत्म कर देता है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत गहरे शंका पैदा कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र था। एक सवाल और यह होता है कि कुलदीप नैयर जो उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ गए हुए थे, जब भारत आते तब तो चुप रहते हैं, लेकिन काफी समय बाद टीएन कौल उनको लगातार फोन करते हैं और कहते हैं कि ये जो पॉइजनस थ्योरी है इसका कभी समर्थन मत करना। आखिर क्यों टीएन कौल ये बार बार फोन कर रहे हैं? दाल में तो कुछ काला लगता है। और एक शंका और, जो सबसे बड़ा उस समय सवाल था, उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री जी जा रहे होते हैं ताशकंद में, तब एक चिट्ठी पेपरों में आती है, बिलजीत पेपर की एक चिट्ठी सभी पेपरों में आती है। और कुछ समय बाद पता चलता है कि ये पेपर में जो चिट्ठी छपी है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम की, वो चिट्ठी फर्जी है, अर्थात वो चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने तो लिखी ही नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम से कैसे कोई फर्जी पत्र पूरे भारत में छपवा सकता है? क्या इस व्यक्ति को डर नहीं था क्या कि प्रधानमंत्री जी बाद में आएंगे भारत, और भारत जब आएंगे तो क्या होगा उसका? अब मेरी बात समझिएगा, उस चिट्ठी को लेकर कई सवाल उठे कि आखिर इस शख्स को क्या यह बात पता थी क्या कि शायद अब प्रधानमंत्री जी को वापस भारत नहीं आना, तभी उसने ये चिट्ठी छापी। और यह सवाल का घेरा कहीं ना कहीं इस थ्योरी को सबसे ज्यादा आधार प्रदान करता है। आप
इसमें धर्मा तेजा एक नाम के व्यक्ति हैं जो नेहरू के परिवार से संबंधित थे और आज के जो माल्या टाइप के लोग थे, और वो भी उस समय ताशकंद में थे। आखिर क्यों वो ताशकंद में थे? इतने सवाल जो हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन सवालों का जवाब देने का प्रयास कभी नहीं किया गया। आरटीआई मांगी गई तो हमेशा कहा गया कि इस संबंध में कोई पेपर नहीं है। अब आप खुद सोचिए, किसी देश के प्रधानमंत्री खत्म हो जाते हैं और उसके संबंध में पीएमओ में कोई पेपर नहीं है, आरटीआई में कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट को या इस अवधारणा को बहुत मजबूती के साथ आप उनकी हत्या के साथ जोड़ सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सही है, पर मैं केवल जोड़ने की बात कर रहा हूं। फिर अगली चीज कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सीआईए ने यह हत्या की है। अब देखो, सीआईए को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब कोई इंसान किसी की हत्या करता है तो कोई एक इंटेंशन या मोटिवेशन होता है ना। आखिर क्यों यूएसए भारत के प्रधानमंत्री को मारना चाहेगा? भारत के साथ उसकी कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी, और जब सीआईए मारेगा तो भाई उसको क्या फायदा मिलेगा? एक सवाल ये भी था। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी की जॉनसन से बात भी हुई थी उसी समय, ताशकंद के बारे में उन्होंने बात भी की, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम मिलेंगे जल्दी। आखिर जब इतनी दोस्ती यारी वाली बातें चल रही तो उसमें तो नहीं लगता कि सीआईए ने ये हत्या करवाई होगी। और सीआईए तो यहां तक भी कहता है कि भारत में कुछ भी होता है तो कुछ लोगों का ग्रुप है जो कहीं ना कहीं हमारा नाम उससे लिंक कर देता है। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो सीआईए ने किया, कहा जाता है कि मुंबई हमला हुआ तो सीआईए ने किया। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो समस्या के वास्तविक चरित्र को छुपाने के लिए उसे सीआईए के साथ जोड़ देते हैं। आप इसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का नाम ले सकते हैं। वो हमेशा ऐसी बातें बोलेंगे कि उन्होंने कहा मुंबई धमाका किसने किया? सीआईए आरएसएस ने मिलकर किया। तो चलिए वो बात की बात है, पर सीआईए पे भी सवाल उतना तर्क के साथ नहीं उठाया जा सकता। तो हमने तीनों पक्ष पढ़े। अब क्या वास्तव में कारण था यह तो कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई भी पर्याप्त सबूत अभी ऐसा नहीं है जिसके आधार पर सब्सटेंटिव फॉर्म में हम कह सके कि यह हत्या किसने की। यह तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि उनकी हत्या हुई, क्योंकि जो उनका शरीर का कलर बदला वो स्पष्ट तौर से ये बात बोल रहा है। और याद रखिएगा, रूस में या रूस के वैज्ञानिक शरीरों के संरक्षण करने के लिए बड़े फेमस थे। अर्थात यदि कोई डेड बॉडी हो तो उसको 100-100 साल तक रख सकते हैं और उस डेड बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और इसको कहते हैं एम्बॉमिंग। तो क्या वो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे? देखिए कुछ बात और भी है। जैसे मान लीजिए कि रूस ने उस रसोइया को पकड़ा था, मोहम्मद जान को, पर उसको छुड़वाया किसने था? टीएन कौल ने। जबकि भारत में सरकार ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कहा कि उस रसोइया का कोई रोल नहीं था। अगर रोल ना होता तो रूस उसको क्यों पकड़ता? और अगर रूस ने पकड़ा था तो यह बात भारत में संसद में बतानी चाहिए थी ना। हमें तो रूस के पेपर से पता चली। तो कई सवाल हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक दिशा मिल गई होगी कि कहां सोचना है। पर अगर आप पूछा जाए कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक तो सबसे पहले एक निष्पक्ष कमीशन बनाया जाए और वो लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़े सभी पेपर कागजात को एक जगह एकत्र करे और उनका एक इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें रूस के साथ समझौता किया जाए, इसमें सीआईए के साथ बात की जाए, और भारत में जो भी संबंधित पेपर हो सबको एक जगह लाके एक निष्पक्ष कमीशन के द्वारा इस पर जांच की जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या से जुड़ा हुआ। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमेशा राजनीतिक इतिहास में एक ये कलंक बना रहेगा यदि हम इस बात को नहीं समझा पाए कि उनकी हत्या कैसे हुई थी। कई लोगों के मन में हमेशा एक दुख बना रहेगा। तो इन सबको अगर हमें समझना है तो इस सवाल का जवाब देना ही होगा।